आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार के बारे में, यानी पिछली जो 2 कक्षाएं हमारी लगातार हुई हैं वो हम वर्ण विचार से संबंधित रही है, और आज भी जो शेष जानकारी बची है वर्णों के बारे में वो हम जानेंगे। तो हमने वर्ण क्या होते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं ये हमने पढ़ लिया था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद हमने जानकारी प्राप्त की थी व्यंजनों के बारे में। और व्यंजनों में व्यंजन और स्वर दोनों ही वर्ण होते हैं, और जो शेष वर्ण के बारे में जो जानकारी है वो आज की कक्षा में हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम आगे की जानकारी लेंगे। तो आज हम वापस वर्णों से जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में हम पढ़ ही रहे और कुछ शेष वर्ण बच गए, उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो आपने चार्ट देखा है ना वो वर्णमाला है। मैंने पहले भी दे दी थी ये जानकारी तो आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ये परिभाषाएं पूछ ली जाती है परीक्षा में कि वर्णमाला किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। लिपि यानी होता है चिन्ह, जो चिन्ह अंकित किए गए हैं वो कोई ना कोई लिपि होती है। जैसे हिंदी को कैसे लिखा जाता है, ये सब जो वर्ण आते हैं, ये जो लिखने का तरीका है, एक व्यवस्थित लिखने का जो तरीका है वही लिपि होता है। ऐसे अंग्रेजी को हम ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ये इनका लिपि। अगर और भाषा है उर्दू वगैरह, उसको ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से लिखा जाता है, ये वो लिपि है, ये उनकी लिपि है। लेकिन हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। तो उस लिपि का अपना अपना नाम होता है। तो हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी है। क्या नाम है, देवनागरी। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और हिंदी भाषा की लिपि की जानकारी तो हमें होना ही चाहिए। और वैसे भी पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबको, चाहे वो कोई भी भाषा भाषी हो, लेकिन लिपियों के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अंग्रेजी की जो लिपि है उसको हम रोमन कहते हैं, जैसे पंजाबी की होती है उसको गुरुमुखी कहते हैं। इस तरह से हमें, और जो राजस्थान की जो लिपि होती है महाजनी लिपि होती है। ये थोड़ी सी जानकारी आप और अपने ध्यान में रखना। हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। अब आगे थोड़ी सी और पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर लिखने की विधि, हमें वर्ण भी लिखना आता है, सब आता है, पर इसकी विधियां कितनी। संयुक्त अक्षर मैंने बताए थे आपको, क्ष त्र ज्ञ और श, ये 4 वर्ण मुख्य संयुक्त अक्षर में आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो संयुक्त अक्षर लिखते हैं हम। जब आधा वर्ण फिर पूरा वर्ण लिखते हैं तो वो भी संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। संयुक्त अक्षर लिखने की विधि, कितनी विधियां हैं, 3 तरह से लिखा जाता है। पाई हटाकर, पाई आप लिखते हो ना, जिसको पाई कहते हैं, खड़ी पाई, पूर्णविराम भी कहते हैं, इसको खड़ी पाई भी कहते हैं। लेकिन हर अक्षर में जैसे पा में लग रहा है, ये जो खड़ा डंडा होता है ना, इसी को हम पाई कहते हैं। आगे अगर हम इसे हटा देते हैं, पाई नजर आ रहा है आपको, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो पहला तरीका तो कौन सा है, पाई हटाकर। तो संयुक्त अक्षर जब हम लिखते हैं, आधा वर्ण जब हम लिखते हैं तो हम पहले पाई हटा देंगे, तो ये आधा वर्ण बनेगा। और इसमें आ जाएगा, जैसे हमने लिखा मक्का, तो मक्का शब्द लिखा हमने, तो ये संयुक्त अक्षर बना ना। ये दोनों संयुक्त, अब इसमें माँ अकेला वर्ण है, लेकिन ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। इसको भी हम संयुक्त अक्षर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें का आधा है और एक का पूरा भी है। तो दोनों मिलकर क्या हो गए, यानी 2 वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं। और संयुक्त अक्षर लिखने के लिए हमें एक को आधा लिखना पड़ता है, और उसके लिए फिर हमें उस एक की पाई हटानी पड़ती है। तो पाई हमने इस तरह से हम पाई किससे हटाते हैं, कहीं तो पाई नहीं हटेगी। जैसे हमने लिखा है ना, तो चिन्ह लिखा, जैसे मान लो चिन्ह शब्द लिखा, तो इसमें हमने पाई हटाई है। मक्का में हमने पाई नहीं हटाई, लेकिन चिन्ह में हमने पाई हटाकर इसका प्रयोग किया है। और इस तरह से यह, इसको हटाने पर ये क्या बन जाता है, संयुक्त अक्षर बन जाता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो एक में हमने पाई हटाई है, आपको दिख रहा होगा कि एक में हमने तो पाई और दूसरे में नहीं है। इसी प्रकार से हम न में हटाते हैं, व में हटाते हैं, च में हटाते हैं,
ज में भी पाई हटा लेते हैं। इनसे बनने वाले वर्ण में पाई हटाएंगे, मैंने पाई हटाई हुई है। जब हम इसको आधा लिखेंगे तो ये हम पाई हटा देते हैं। जैसे हमने बच्चा शब्द लिखा, बच्चा, तो देखो एक जगह हमने पाई हटाई हुई है, आपको दिख रहा होगा सामने, है ना। आप लिखकर देख सकते हो। ऐसे अन्य शब्द भी आप लिखकर देख सकते हो जिनमें पाई का प्रयोग नहीं किया हुआ होता है। तो ब में तो ब तो पूरा वर्ण है, और ये चच्चा जो आपको नजर आया, चच्चा बोल ही सकते हैं। आधे वर्ण का उच्चारण अकेले मुश्किल होता है, लेकिन जब साथ हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बच्चा। तो पहला जो च है, पहला जो च लिखा है हमने आधा लिखा है, और उसमें हमने पाई हटा करके संयुक्त अक्षर बनाया है। इसको हम हटा देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक संयुक्त अक्षर बन गया। दिख रहा होगा आपको, दो वर्ण मिलकर क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमने समझी। अब दूसरा तरीका है हलंत लगाकर। ये तरीका तो मैंने प्रयोग भी किया था जब वर्ण पढ़ रहे थे। व्यंजन, मूल व्यंजनों में हलंत का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो हम दूसरे तरीके से क में हलंत लगा दिया, दन ज में लगाया, म में, प में, न में, अन्य बहुत सारे वर्ण होते हैं जिनके अंदर हम हलंत का चिन्ह लगाकर उनमें प्रयोग करते हैं और वह आधा कहलाता है। जैसे हमने लिखा है द्वार, लिखना है द्वार, तो द्वार शब्द में हमने द को आधा कर दिया है, तो ये भी संयुक्त अक्षर नहीं है, इसमें आधा ही इसके साथ ही आएगा द्वा, क्योंकि स्वर तो व में जो लगा हुआ है आकाश स्वर वही बोला जाएगा, तो ये संयुक्त अक्षर ही कहलाएगा। इस र को हटा देंगे तो ये भी संयुक्त अक्षर होता है। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हलंत चिन्ह लगाकर करते हैं। ठीक है, आपको जानकारी मिल गई कि हलंत चिन्ह लगाए। अन्य वर्णों में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हम हलंत लगा करके लिखेंगे। विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय आप सब लिखना है आपको, या विद्या ही लिखना है, क्योंकि हम ऐसे लिख देते हैं विद्यालय, अब विद्या, विद्या ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम, ये संयुक्त अक्षर है लेकिन इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, विद्या आधा द और या, ठीक इसके साथ गिना जाएगा या के साथ, क्योंकि स्वर से ही तो उच्चारण होता है, और स्वर जिसके साथ है, यानी यह में आ स्वर लगा हुआ है, आ की मात्रा का उच्चारण होगा, तो वी पूरा है, तो संयुक्त अक्षर कौन सा, दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त अक्षर कैसे होता है और कैसे हम हलंत लगाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप हलंत लगाकर लिख सकते हो। इसी प्रकार तीसरा जो तरीका है वो होता है गुंडी हटाकर। गुंडी एक बटन, आपने देसी भाषी जो भाषा है उसमें क्या है, गुंडी किसको कहते हैं, बटन को कहते हैं। आपने सुना होगा अपनी दादी से, अपनी नानी से, कभी आपने सुना होगा गुंडी शब्द। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सुनने में भी आपको, मैंने बोला पर आपको लगा होगा दीदी क्या बता रही है, गुंडी क्या होती है। गुंडी एक बटन को कहा जाता है। तो बटन जैसी आकृति, यानी गोल जो आकृति वाले होते हैं उनको हम गुंडी शब्द बोल देते हैं। तो गुंडी हटाकर भी हम वर्ण बनाते हैं, आधा वर्ण बनाते हैं, और उनके माध्यम से फिर संयुक्त अक्षर भी बनता है। तो आप देखिए कैसे क घ के अंत में लगा हुआ गोल हिस्सा हट जाता है, जैसे क। अब ये क शब्द है, क को हम पूरा लिखेंगे, तो अब इसमें हम पाई लगाकर तो बना ही सकते हैं, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसमें इसको अगर हम आधा करना है तो दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, गुंडी हटाकर। तीसरा बताया, तीसरा तरीका है ना, पहला तो पाई हटा करके, दूसरा हलंत चिन्ह लगा करके, और तीसरा गुंडी हटा करके, यानी आधा, जो आधी आकृति होती है इसको हम हटा दें, तो इससे बनता है ये कर। अब ये संयुक्त नहीं है, ये तो आधा वर्ण हुआ है, लेकिन संयुक्त अक्षर बनता कैसे है वो मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी न किसी वर्ण के साथ ही तो प्रयोग नहीं, अकेले तो प्रयोग होते नहीं है। जब हम शब्द बनाते हैं तो कहीं ना कहीं संयुक्त अक्षर बनकर प्रयोग में जिनको उच्चारण तभी हो पाता है। तो जैसा हमने लिखा मक्का, तो देखिए ये पूरा वर्ण अलग है और ये संयुक्त अक्षर से मक्का। और भी शब्द देखो, फ्लू, इस तरह के शब्द को जब हमें आधा लिखना होता है, कोई शब्द लिखना है हमें और उसमें आधा लिखना है, तो इस तरह से प्रयोग करेंगे और ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा। अब है ये तीन जो जानकारी
कैसे उसको कैसे प्रयोग करेंगे ये मैं बताना था, है ना। तो ये पाया का करके हम प्रयोग करते हैं, यहाँ मेहनत लगाकर प्रयोग करते हैं, इनका शब्द बन ही जाएंगे, आप बनाए होंगे। जैसे अब कुछ और शब्द बनाकर देखते हैं इसको, चम्मच बनाओ, चम्मच, चम्मच में भी ये बीच में संयुक्त अक्षर है ना। तो ये चीज आप समझ लो, ये भी मैंने आपको समझाई दी है। जैसे एक दो शब्द आप लिख भी लो, उदाहरण भी आपको ध्यान नहीं, जैसे द्वार, विद्या, लिख लीजिए आप एक आध शब्द अपने साथ। इसमें तो आपको ध्यान रहेगा कि कैसे संयुक्त है, ये संयुक्त अक्षर है, ये दोनों संयुक्त अक्षर है। बच्चा लिख देते हैं, एक शब्द बच्चा हमने लिखा था पहले, लिख चुकी है, दोबारा उदाहरण में आप लिख लीजिए, बच्चा लिख लीजिए, चम्मच, बच्चा, इसी प्रकार द्वार, विद्या। और ये जो कुंडी अट्टा करके जैसे मक्का लिख लिया आपने, चक्का लिख लो, चक्का पहिए को कहते हैं, इसमें ये जो आधा वर्ण आया है तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये संयुक्त अक्षर है, जहाँ रेखांकित किया हुआ है, मतलब अंडरलाइन रेखांकित बोले हम हिंदी में, तो इसमें ना तो ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है, क्योंकि इनका उच्चारण नीचे वाले स्वर के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब आगे आप देखिए, आगे वाले वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखो, अनुनासिक तथा अनुस्वार, जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग भी करते ही आए हैं। कहीं भी पाठ पढ़े, अखबार पढ़े, किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, जो भी धार्मिक पुस्तक पढ़े, चाहे विषय की अपनी जो चलती है विद्यालय में वो पढ़े, जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं, है ना, करते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ी जान, अनुनासिक और अनुस्वार, ये दो शब्द, इनके बारे में जान कि अनुनासिक कौन से होते हैं और अनुस्वार कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप, मैंने ये समझा दिया है तो आप इसको उतार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, नहीं भी लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये तो क्योंकि हमारा YouTube के माध्यम से आ रहा है तो आप वीडियो रोककर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में समझा देती हूँ। अनुनासिक, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता है। किससे? मुख से, और हमारी जो नासिका है उससे भी होता है। अगर हम नाक बंद कर देंगे और उनका उच्चारण करेंगे तो वो उच्चारण संभव नहीं हो पाएगा, उस ठीक प्रकार से उसका उच्चारण नहीं होगा। यानी अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इसे चंद्र बिंदु लिखा जाता है, चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी में भी हम जहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगी वह अनुनासिक वर्ण होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे हमने लिखा कि छाँव, छाँव तो चंद्र बिंदु लगा। हमने लिखा गांव, क्या लगाया हमने? चंद्र बिंदु का प्रयोग, गांव। अब गांव बोलेंगे हम, है ना, इसमें नाक से भी निकल रहा है और मुख से भी उच्चारित हो रहा था। मुख और नासिका दोनों का प्रयोग, इनका उच्चारण, अगर हम नाक का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? छाव, क्या उच्चारण हो जाएगा? इसको थोड़ी सी देर के लिए हम हटा देंगे, है ना, छाव जैसे हमने चंद्र बिंदु हटा दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? बिना अनुनासिक के इसका उच्चारण कैसा होगा? छाव। तो जो छाया होती है तो उसको छाव भी कहते हैं ना, तो कैसे हो जाएगा? छाव। तो उच्चारण शुद्ध नहीं हो पा रहा, तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और चंद्र बिंदु जब हम इसमें लगाते हैं तो मुख और नासिका, क्योंकि छाव बोलने के लिए तो मुख का प्रयोग तो किया था हमने, लेकिन जब चंद्र बिंदु को हम उच्चारण करते हैं तो हमें नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। नाक से भी स्वर मतलब वायु निकलती है। तो क्या बोलेंगे? छाव, गाँव। अगर हम बिना चंद्र बिंदु के इसका उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाएगा? गाँव। क्या हो जाएगा? गाँव। तो कितना अटपटा लगेगा, शुद्ध नहीं लगेगा ना। तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें नाक से भी थोड़ी सी श्वास बाहर निकालनी पड़ती है। उच्चारण करते समय नासिका का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जब हम बिना नाक के उसका उच्चारण नहीं कर सकते। नासिका और मुख दोनों की उसमें आवश्यकता होती है। तो गाँव, ये किसके उदाहरण है? अनुनासिक के उदाहरण है।
रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु, एक चंद्रमा जैसी आकृति और उसके ऊपर बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। यहाँ लगा रखे हैं, देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे, और इसको अक्षर के ऊपर लिख दिया जाता है। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? केवल नासिका से, मतलब जो वायु जो निकलती है न से निकलती है, नासिका का प्रयोग ही उसमें होता है। मुख का तो होता है, लेकिन मतलब जो हवा जो निकलती है वो नासिका से होती है, उसका उच्चारण करने के लिए नासिका का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अनुस्वार के लिए नासिका का से होता है उच्चारण। कैसे होता है? अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्गों का अंतिम वर्ण है। अनुस्वार को क्या माना गया है? मैंने वर्ग पढ़ाए आपको, स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे, आपको ध्यान होगा पिछली कक्षा में हमने व्यंजन पढ़े थे, और व्यंजन पढ़े थे उसमें हमने 5 वर्ग पढ़े थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 25 स्पर्श व्यंजन हमने जो पढ़े थे उनका जो 5वां अक्षर था, पढ़ा था आपने, ज्ञ, ण, ञ, इस तरह पढ़े थे ना, वो लिखे थे। यहाँ लिखे भी हैं ज्ञ, ञ, ण, न और न। बहुत से बच्चे इसको अणा बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इसका अंग की तरह ही उच्चारण होता है, इसलिए हमको इसका अंग ही पढ़े ही तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। य, य, ञ, अ, न, म, इनको क्या माना गया है? अनुस्वार माना गया है। इनका जब हम प्रयोग करते हैं, जो शब्द लिखते वक्त जब हम इनका, तो बिंदी लगती है इसकी, और इनका उच्चारण किससे माना गया है? नासिका से माना गया है। पंचम वर्ण है, यानी हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण नासिका से माना गया है। आप भी एक बार अपने मुंह से इनको उच्चारित करके देखें तो आपको थोड़ा सा अनुभव होगा कि वो नासिका से ही उसकी जो ध्वनि निकलती है। ठीक है, अभी मैं आगे समझा रही हूँ। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि अभी आपने लिख भी लिया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अनुनासिक कौन से होते हैं और अनुस्वार कौन से होते हैं। अनुस्वार में 5 वर्ण आते हैं और अनुनासिक में चंद्र बिंदु की तरह प्रयोग किया जाता है। अब इनके शब्द भी, जैसे अपन ने लिखा है हंस, हंस लिखा, और भी होते हैं दंड, लिख देते हैं ना, कैसे दंड लिखते हैं। ये क्या प्रयोग करा हमने? अनुस्वार का ना की तरह उच्चारण होता है इसका, और हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज आपको, ये भी आप शब्द ले सकते हो, है ना, हंस और दंड। अब देखो थोड़ी सी और भी वर्णों से संबंधित जानकारी हम आगे लिखेंगे, मैं समझाऊंगी और लिखाते भी जाऊंगी आपको, तो वो मेरे साथ साथ आपको लिखना है और समझाते वक्त आपको सिर्फ सुनना है। जब मैं लिख रही होती हूँ तो आपको उसको कॉपी में नोट करना है, और जब मैं समझा रही हूँ तो आपको सुनकर उसको समझना है, क्योंकि समझ लोगे एक बार तो फिर आगे के लिए आपको उसकी सुविधा रहेगी, आप भूलोगे नहीं उसको, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं समझा रही हूँ और आप उसको लिख रहे हो। जब मैं लिखाती हूँ तो आप उसको नोट करो साथ में, और उसके बाद जब समझाती हूँ तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो आज हम लिखेंगे शिरोरेखा के बारे में जानेंगे। अब शिरोरेखा क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अपन जान लेते हैं। शिरोरेखा, शिरोरेखा, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, जब भी हम कोई वर्ण लिखते हैं तो उसके माथे पर, यही कह सकते हैं हम, ऊपर, है ना। जैसे हमने क लिखा तो हमने ऐसा, ये रेखा हम खींचते हैं ना, ज लिखा तो ऐसी रेखा खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, तो शिरोरेखा क्या होती है? किसी भी वर्ण या शब्द के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। जैसे हमने लिखा माला, तो हम यहाँ रेखा खींचेंगे, ये क्या है? ये क्या है? ये शिरोरेखा है। ठीक है ना। हमने लिखा
तो ये शिरोरेखा है। धनुष, ये शिरोरेखा है। अब धनुष शब्द जब हम लिखते हैं तो ये जो धन के ऊपर है वहाँ शिरोरेखा नहीं खींची जाती है, इनका विशेष ध्यान रखना है। शबनम, हमने ये शब्द लिखा तो जो शिरोरेखा जब बीच में आता है तो जहाँ इसमें गोला बनता है वहाँ भी शिरोरेखा छोड़ दी जाती है, हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना है। ध में छोड़ते हैं, श में छोड़ते हैं, भ में छोड़ते हैं भगवान, हमने लिखा भगवान, तो भ में भी यहाँ पर जब यहाँ गोला बनता है तो वहाँ शिरोरेखा छोड़ दी जाती है उस वर्ण के ऊपर, बाकी सब में तो लगेगी, लेकिन हमने भगवान लिखा है तो यहाँ शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। शबनम लिखा, शबनम वाला में गांठ लगती है यहाँ, तो उस जगह में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके आगे यदि कुछ और भी होता तो वहाँ कर सकते थे। धनुष में हम यहाँ शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लिखते वक्त हमें इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें अशुद्धियाँ हो जाती है। अगर आप इसको करोगे तो म भी समझा जा सकता है, अगर आपने शिरोरेखा का प्रयोग कर दिया तो म का संभ्रम हो सकता है, इसी को ग समझा जा सकता है ना। लेकिन नियम ये है कि यहाँ पर जहाँ गोला आता है जिन वर्णों में, यहाँ धनुष में भी ध में आता है, श में ऐसा आता है, तो यहाँ पर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम थोड़े से शब्द जान लेते हैं कि आप भी और 2-4 शब्द अपनी कॉपी में लिख कर देखिए और उन पर शिरोरेखा नहीं लगानी, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब कई बार होता है कि अनुनासिक वर्ण होते हैं, लेकिन अनुनासिक होते हुए भी हमें बिंदी ही लगानी पड़ती है, अनुस्वार ही लगाना पड़ता है उसके अभाव में। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कब होता है जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगाई जाएगी ऐसे, तो आपने देखा ऐसा लग जाता है। जहां पर भी मात्रा आती है लेकिन नाक से उच्चारण भी हो रहा है, मुख से भी हो रहा है, अर्थात वह चंद्र बिंदु आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है, क्योंकि जब भी शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है और वहाँ चंद्र बिंदु लगने वाला होना चाहिए, तब भी वो चंद्र बिंदु का कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रयोग अनुस्वार की तरह करते हैं। ये बात जैसे नहीं हमने लिखा तो ही बोलेंगे तो वो नाक से, मुख और नाक दोनों से उच्चारित होता है, तो अभी यहाँ चंद्र बिंदु लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों, किन परिस्थितियों में नहीं लगता वो चंद्र बिंदु? अनुनासिक होते हुए भी वहाँ पर हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, अनुस्वार की तरह करते हैं। लेकिन हम ये अनुस्वार का प्रयोग यानी अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार की तरह हम कब करते हैं? जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा आती है, यानी ओ, ए, है ना, ये ओ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, लेकिन ये तो मात्रा है। लेकिन कई बार जब हम कोई शब्द लिखते हैं जिसे नहीं लिखा हमने, कहीं लिखा, तो हम यह चंद्र बिंदु न लगाकर इसके बाद ऐसे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें प्राप्त करनी है। तो कुछ अनुस्वार वाले शब्द और कुछ अनुनासिक शब्द हम लिख लेते हैं। अनुस्वार वाले लिखो, अनुस्वार के कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे बंद, चंद, मंद, गंगा, इस तरह आदि। और अनुनासिक भी लिख लीजिए, अनुनासिक में क्या जाएगा? गांव, छाव, ठाव, इस तरह लिखो, गांव लिख लो, ठाव ये देश शब्द जगह को कहते हैं, बांध,
चांद, और भी लिख सकते हो। और भी आपको बहुत सारे शब्द के प्रयोग तो कितने करते हैं, है ना, बहुत सारे करते हैं। कुआं भी लिखा था मैंने, भी लिख लो कुआं, ठीक है ना, कुआं। इस तरह के हमें शब्द लिख लेने हैं। चंद्रबिंदु, कुआं, तो चंद्रबिंदु वाले शब्द हमें इसे लिखने हैं। और ये जानकारी तो हमने किसके बारे में प्राप्त करी, अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों के बारे में, कि कहाँ अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जानकारी हमने प्राप्त करी। अब एक जानकारी और है र वर्ण के बारे में। र वर्ण का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। कभी र पूरा लिखा जाता है, कभी र ऊपर लग जाता है अक्षर वर्ण के ऊपर, और कभी नीचे लग जाता है। तब हमें फिर वहाँ पर लगता है कि कब तो ऊपर लगेगा, कब नीचे लगेगा, और अभ्यास करते करते तो हमें जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसका मूल कारण हमें पता ही नहीं लगता कि कब ऊपर लगाना है और कब नीचे लगाना है। और जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो अभ्यास में जब कुछ शब्द आ जाते हैं तब तो सही लगा लेते हैं, पर कहीं वो गलत भी कर देते हैं। और कुछ बच्चों में तो उसका जो कन्फ्यूज़न है वो बना ही रहता है कि कब हमें र ऊपर लगाना है और कब र नीचे लगाना है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी मिटा देती हूँ मैं, आपको लिख ही लिए होंगे और आप ऐसे और भी शब्द लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे र के बारे में जानकारी। र अर्थात रेफ वर्ण भी कहते हैं इसको, रेफ वर्ण। र को क्या कहा जाता है, रेफ वर्ण, यानी र से संबंधित जो भी होती है वो रेफ वर्ण कहलाते हैं। र की मात्रा किस तरह से होती है, तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए आप, जब लिखिए, आप लिखते रहिए मेरे साथ। जब र वर्ण, सॉरी जब लिखो ना, जब र वर्ण अपने मूल रूप अर्थात, मूल रूप में तो लग जाता है लेकिन थोड़ा, अर्थात जो मैं कहना चाहती हूँ क्या है, स्वर के साथ, स्वर सही हो। जब र वर्ण अपने मूल रूप अर्थात स्वर सहित हो तो उसे ऐसे लिखा जाता है। कैसा, ऐसे। तो उसे पूरा, आपने पूरा लिख देते, इसको पूरा लिखा जाता है। कोष्टक में मैं इसको डाल देती हूँ, है ना, पूरा लिखा जाता है। ठीक है ना। जब र वर्ण अपने मूल रूप अर्थात स्वर सहित हो, है ना, सहित यानी के साथ, और रहित यानी के, रहित यानी स्वर के बिना, ठीक है ना। तो स्वर सहित हो तो उसे ऐसे पूरा लिखा जाता है। तो जैसे मैं एक शब्द लिख देती हूँ, जैसे समर, नाम है इसलिए मैंने नाम लिख दिया, तो यहाँ पूरा लिखा जाएगा, है ना। कमर, कोई भी शब्द लिखा मैंने, यहाँ क्या आ जाएगा, पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा लिखा जाता है, लेकिन ब्र आधा भी तो लिखा जाता है, और कभी वो ऊपर लग जाता है और कभी नीचे लगता है, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कब वह ऊपर कब लगेगा, ये हम लिखते हैं ना। यहाँ लिख लो, आगे इसमें लिख लो, र वर्ण यदि स्वर रहित है तो
वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर। जैसे कुछ शब्द लिखती हूँ मैं, आप लिखिए। जैसे कर्म, धर्म, उत्कर्ष। लिखिए आप इस तरह शब्द लिखिए। और भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आपको वर्ण सब लिखना। आपको वर्ण, 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 व के बाद इसका एक और ध्यान रखना है कि इसका जो र का जो व के बाद होता है तो ये बाद वाले वर्ण पर ही जाता है। जैसे कर्म, कर्म का उच्चारण कर रहे हैं तो क तो हम पूरा बोल रहे हैं, उसके बाद र बोल रहे हैं, लेकिन स्वर रहित है वो। कर्म, र में स्वर नहीं आ रहा है बल्कि म में स्वर आ रहा है, यानी वो स्वर रहित है ना, तो बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे कर्म, धर्म, उत्कर्ष, वर्ण आदि। आप और भी शब्द लिख सकते हैं इस तरह के, है ना। तो मैंने ये 2-3 उदाहरण आपको जानकारी दे दी है। ये लिखा जाता है। अब देखिए, अभी तो एक रूप और है इसका र का, वो हम कैसे लिखेंगे? यदि र से पहले आने वाला वर्ण स्वर रहित है। देखिए, यदि र से पहले आने वाला वर्ण स्वर रहित है तो र का रूप कैसा हो जाता है? मैं क्वेश्चन में लिख देती हूँ। ऐसा लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। जैसे क्रम, भ्रम, भ्र, भ्र आप बोलोगे तो भ आधा र पूरा होता है। जब भी र नीचे लगा होता है हमें लगता है कि र आधा है, लेकिन वो आधा नहीं होता। स्वर किसके अंदर होता है? र में स्वर होता है। स्वर किस में होता है? र में होता है। तो ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हमें लग रहा है वो रेफ वर्ण के बारे में हमें लग रहा है कि ब्रह्म, ब्रह्म में र पूरा है और भ आधा है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि र से पहले आने वाला वर्ण स्वर रहित है तो र का रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है जैसे क्रम, ब्रह्म, चक्र। अब चक्र में भी ये जो क आधा और र पूरा है, ट्रक, ट्रक। अब आप सोच रहे होंगे जब ट्रक लिखते हैं हम, ट्रक लिखा नहीं, इसको मैं थोड़ा यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ ना। इसी का उदाहरण, ट्रक में हम क्या करते हैं? ये टक है, ट आधा है इसमें। समझ में आ रहा है आपको कि आपने ऐसे चिन्ह क्यों लगा हुआ है? ये चिन्ह क्यों लगा हुआ है? कैसे लगाते हैं ना, जब भी हम ट में लगाते हैं हम ऐसा लगाते हैं, ट्रक लिखते हैं तो द्र पूरा है इसमें और ट कैसा है? आधा। और आधे को हम इस तरह भी लिखते हैं। मैंने कहा था ना कि आधा वर्ण लिखने के लिए हलंत का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये तो है हलंत, ये हमारा कोई आधा। र का जो रेफ वर्ण है वो है ये र, इसलिए ये पूरा मान लिया जाता है। और हमें लग रहा होगा कि इसमें तो बिल्कुल अलग तरीके से चिन्ह लगाया जाता है, जबकि वास्तविकता यही है कि ये र पूरा है, ट आधा है और इसमें हलंत लगा हुआ है। ट को कभी भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ये ट हो गया, या ये डंडा हटा दिया और ऐसे तो ट को हम नहीं लिख सकते। तो ट तो हमें पूरा लिखना ही पड़ता है। ट को हमेशा आधा बताने के लिए हमें हलंत ही लगाना पड़ता है। तो हमने हलंत लगाया, अब हमें लिखना है ट्रक, तो हमें र भी तो लगाना है। तो र हम कहाँ लगाएंगे? आधे वर्ण में, यहाँ लगाएंगे, ये क लगाएंगे।
ठीक है। तो ये र के बारे में एक विशिष्ट जानकारी है जो अधिकतर भैया बहनों को नहीं होती है, अन्य की तो फिर भी वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। र का रूप उनको पता होता है कि कहाँ लगेगा, लेकिन क्यों लगता है इसके बारे में वो कम जानते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमने आज प्राप्त कर ली है। मुझे आशा है कि आप अभी अब नहीं भूलोगे और इसका विशेष ध्यान रखोगे। थोड़ी सी जानकारी और थी, वैसे तो क्या हमारा समय हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हिंदी में कुछ वर्णों का प्रयोग और होता है जो आपने देखा होगा, क्योंकि वर्ण विचार थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा कुछ, है ना, लेकिन कुछ जानकारी, विशेष जानकारी तो देना भी जरूरी था, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। आप देख लीजिए, ये ड, इसका है ना, इनका प्रयोग भी हम कर लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी वर्णों से संबंधित है, ड है और ये ढ है, तो ये भी अधो बिंदु, इस बिंदु को, ये बिंदु यहाँ भी लगती है ना, ये क्या है, अधो बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं, नीचे अधो बिंदु कह सकते हैं। ये ग्रहित की हुई है, ये हमारे वर्णमाला में ये नहीं था, ये भी ग्रहित है, यानी बाहर से लिया हुआ धीरे धीरे, क्योंकि भाषा तो परिवर्तनशील होती है, भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्द और वर्ण मिलते रहते हैं और धीरे धीरे फिर हमारी हिंदी भाषा में आ जाते हैं। हिंदी तो निकली संस्कृत से, तो परिवर्तित होती है। आज हिंदी खड़ी बोली हम पढ़ते हैं, तो ये ग्रहित वर्ण है जो भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इनसे शब्द बनने वाले कैसे होते हैं, जैसे सड़क, ठीक है ना, और धड़क, ऐसे करते हैं प्रयोग, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक जानकारी, छोटी सी जानकारी और बची है, र कहाँ लगता है, ये र जो है, र में ऊ की मात्रा हम लगाते हैं, तो र में ऊ की मात्रा, ऊ व ऊ की मात्रा का प्रयोग अधिकतर मैंने देखा है कि सभी बच्चे एक जैसे लगा देते हैं, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ, और मात्रा एक जैसे लगाते हैं। लेकिन हमें आगे सब ये याद रखना है कि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। इस ऊ की मात्रा र में हमेशा कहाँ लगती है, र में बीच में लगती है, मतलब पेट में लगती है, इसके बीच में। छोटा ऊ है यानी इसकी मात्रा कैसे लगेगी, इसको कैसे घुमाएंगे, और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, अगर हमें बड़ा लिखना है, रूप, जैसे रूप शब्द हमने बोला वो लिखना है, तो आवाज ज़्यादा से हो रहा है ना, 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो ये इसकी मात्रा लगेगी और कैसे लगेगी, पूरी घूमेगी इस तरह से। देखो दोनों मात्राओं में कितना अंतर है। र में जब हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बीच में किया जाता है, र के बीचों बीच यानी पेट में किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है, र आधे र की मात्रा इस तरह से लगेगी, र में सॉरी की छोटे ऊ की मात्रा इसमें र में बीच में इस तरह से लगती है, और बड़े ऊ की र में इस तरह लगती है। और अन्य में तो आप जानते हो जैसे कम में लगाना है तो आप ऐसे लगाओगे छोटे ऊ की, और ये बड़े ऊ की मात्रा होने वाली, तो ये तो आपको पता है, लेकिन हमें कैसे प्रयोग करेंगे, इस तरह से। तो आज की कक्षा में हमने वर्णों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप इसको अध्ययन करोगे, चिंतन मनन करोगे, और इसको आगे से ध्यान रखोगे, और अपनी जो उत्तर पुस्तिका में इन सबको लिखोगे, और आगे से कभी भी इस तरह की त्रुटि नहीं करोगे। जब आप गृह कार्य करते हो तो इस तरह की गलतियाँ आप नहीं करोगे। आज की कक्षा में इतना ही, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।